नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, न्यू किंग्स एंड द किंगडम्स। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने देखा था कि 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में वो कौन सी पावर्स हैं जिनका राइज होता है नॉर्थ इंडिया में, जिसमें हमने देखा था ट्राइपाइट स्ट्रगल को, जिसमें हमने गुज्जर प्रतिहारा को देखा, उसका हमने पालास को देखा और फिर राष्ट्रकूटास को देखा था। अब हम देखने वाले हैं 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में वो कौन सी पावर थी जिनका राइज होता है साउथ इंडिया में, और जो सबसे मेजर पावर उभर कर आती है वो हमारे सामने आती है चोलास की। ठीक है, तो हम चोलास के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए चोलास जो है वो कैसे पावर में आते हैं, उसकी एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक छोटी सी चीफली फैमिली होती थी कावेरी डेल्टा के अंदर, जिनको यहाँ पर मुतायार बताया गया। ये जो मुतायार फैमिली थी ये पावर को हेल्ड करती थी कावेरी डेल्टा के अंदर। ठीक है, और ये सबॉर्डिनेट होते थे पल्लवास के। ठीक है, जो कांचीपुरम के पल्लवास थे ये उनके सबॉर्डिनेट थे। कौन थे सबॉर्डिनेट? मुतैयार जो चीफली फैमिली थी ये सबॉर्डिनेट थे पल्लवास के। ठीक है, कांचीपुरम के पल्लवास के। ठीक है, नाउ विजयालया हु बिलोंग्स टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम द उदयर। देखिए उदयर में एक चीफली फैमिली थी, जिसको जो चीफली फैमिली थी उसका नाम चोलास बताया गया है, और उसका एक मेंबर था विजयालय। ठीक है, उस चीफली फैमिली का एक मेंबर था विजयालय, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुतैयार इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। देखिए ये जो विजयला है ये मुतियार से 9th सेंचुरी के अंदर जो डेल्टा वाला इलाका है उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये बिल्ड द टाउन ऑफ द थंजावुर। उसके बाद ये क्या करता है, थंजावुर नाम का एक टाउन बनाता है, बिल्ड करता है उसे, एंड अ टेंपल फॉर द गॉडेसेस निशुंबा भसुदीनी। ठीक है, उसके बाद एक टेंपल बनाता है एक गॉडेसेस का, जिसका नाम यहाँ पर क्या बताया गया है, निशुंब वसुई दीनी। ठीक है, नाउ अब देखिए यह है चोला अंपायर का रीजन, जहां पर चोला जो है बेसिकली रूल किया करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए now the successor of the Vijayalaya conquered the neighboring regions and the kingdom grew in size and the power। देखिए जो विजयालय के जो सक्सेसर आएंगे वो पूरे जो अंपायर है, जो चोला अंपायर है, इसको एक्सटेंड करेंगे और इसका जो साइज है, इसका ज्योग्राफिकल साइज है, इसको इंक्रीज करेंगे और इसकी जो पावर है वो भी इंक्रीज होते रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, नाउ द पंड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड द पार्ट ऑफ द किंगडम। देखिए ये पल्लवास और जो पंड्यास थे इनको भी हराएंगे और उनकी जो टेरिटरीज है उनको भी अपने कब्जे में ले लेंगे। कौन ले लेंगे? चोलास। ठीक है, नाउ राज राजा वन किंग। देखिए राज राजा वन कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। देखिए जो राज राजा वन है ये सबसे पावरफुल किंग था चोला डायनेस्टी का। ठीक है, नाउ बिकम द किंग इन 985। देखिए कब किंग बनता है? 985 के अंदर ये क्या बनता है? किंग बनता है। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरिया। ठीक है, पूरे बेसिकली जो साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु का रीजन है और उसके इर्द गिर्द वाला जो रीजन है, इस पूरे इलाके पर बेसिकली ये कंट्रोल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो रीजन है पूरे इस रीजन पे ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंपायर। देखिए क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा मजबूत बनाता है, रीऑर्गेनाइज करता है और एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता है। ठीक है, नाउ देखिए जो राज राजा वन का जो बेटा था राजेंद्र वन कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड गंगा वैली। ठीक है, ये क्या करता है, गंगा वैली के अंदर भी इन्वेड करता है। ठीक है, नाउ और श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। बेसिकली उसके बाद ये क्या करता है, श्रीलंका को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन को भी ये कैप्चर कर लेता है। कौन? राजेंद्र वन। ठीक है, नाउ अब देखिए डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन। देखिए चोलास की जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल नेवी हुआ करती थी उस दौर में। ठीक है, हिंदुस्तान के पूरे पूरे इतिहास काल में अगर किसी की नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है तो उनमें से एक चोलास होंगे हमेशा। चोलास की जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। चोलास की नेवी इतनी पावरफुल थी कि बे ऑफ बंगाल को एक समय पर डॉकयार्ड बताया जाता था चोला अंपायर का। ठीक है, चोला अंपायर की पूरी तरीके से साख होती थी समुद्र के अंदर। इनकी जो नेवी थी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी इसकी वजह से श्रीलंका को हरा पाए, श्रीलंका को कैप्चर कर पाए, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन था वहां पर ये लोग क्या कर पाए, अपनी जो हुकूमत है उसको स्टैब्लिश कर पाए, अपने रूल को स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, स्प्लेंडेड टेंपल एंड द ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ठीक है, टेंपल जो चोला अंपायर था इसके जब इनका दौर था, चोला अंपायर के जो रूलर्स थे जब इनका दौर चल रहा था साउथ इंडिया में, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो टेम्पल्स बनवाए। देखिए तो भक्ति मूवमेंट जो है आपको चोला अंपायर के अंदर देखने को मिलता है। और जब भक्ति मूवमेंट आपको देखने को मिलता है तो भक्ति मूवमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे भक्ति मूवमेंट क्या है। जब भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में चोला अंपायर के दौरान आता है तो यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत मंदिर बनते हैं और बहुत खूबसूरत जो है वो मूर्तियां बनती थी। और जो मूर्तियां हैं इसमें सबसे जो खूबसूरत मूर्तियां पर बताया गया है वो बताया गया है ब्रॉन्ज स्कल्पचर के। ठीक है, नाउ तो शुरू करते हैं। नाउ द बिग टेम्पल्स ऑफ द थंजावुर एंड गंगाईकोंड चोरापुरम
बिल्डर बाय राजराजा एंड राजेंद्र। देखिए जो टेम्पल्स सबसे खूबसूरत टेम्पल यहाँ पर बताए गए तंजावुर में और गंगाईकोल चोलापुरम के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाए गए, राजराजा और राजेंद्र के द्वारा बनाए गए, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड द स्क्रिप्चर मार्वलस, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा ऐतिहासिक टेम्पल्स हैं उस दौर के, ठीक है। नाउ द टेम्पल ऑफ गंगईकोल चोलापुरम, ठीक है, ये गंगईकोल चोलापुरम का टेम्पल यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। नाउ चोला टेम्पल्स ऑफ्टन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट व्हिच ग्रो अराउंड। देखिए जो टेम्पल्स होते हैं, इन टेम्पल्स के अराउंड बहुत सारी जो बस्तियां होती हैं, सेटलमेंट्स होती है, वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता था कि ये टेम्पल्स होते हैं, इनके इर्द गिर्द इकोनॉमिक जो लाइफ होती है, लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर करने लगती है, ठीक है। दीज वर द सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखिए जो टेम्पल के इर्द गिर्द जो बेसिकली सिटीज स्टैब्लिश होती, जो सेटलमेंट स्टैब्लिश होती थी, ये क्या होता है, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन होते हैं, पर बहुत सारी जो क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी वो हुआ करती थी, ठीक है। नाउ टेम्पल वर आल्सो एंडोड with the land by the rulers as well as the others। देखिए टेम्पल को जो है काफी सारे लैंड ग्रांट मिलते थे रूलर्स की तरफ से, और रूलर के अलावा जो आम लोग होते थे, आम जो अमीर लोग होते थे, इनकी तरफ से भी जो टेम्पल होता है, काफी ज्यादा भूमियां जो है वो दान में दी जाती थी, ठीक है। द प्रोड्यूस ऑफ दिस land went to maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near the priest, grandland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers and eats। देखिए जो लैंड आमतौर पर राजा के द्वारा या अमीर व्यक्तियों के द्वारा मंदिर समिति को दी जाती थी, मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती थी, उस लैंड पर एग्रीकल्चर किया जाता था। उस एग्रीकल्चर से जो भी प्राप्त होता है, जो भी रेवेन्यू उससे, जो भी पैसा उससे प्राप्त होता, उस पैसे से मंदिर के जो खर्चे हैं बेसिकली उनको कंप्लीट किया जाता था। और मंदिर में काम करने वाले जो भी लोग थे, चाहे वो प्रिस्ट है जो मंदिर के नजदीक ही रहता था, इसके अलावा जो गार्लैंड मेकर्स हैं, कुक्स हैं, स्वीपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, इन सभी की जो सैलरीज होती थी बेसिकली वो इसी से पे की जाती थी, ठीक है। नाउ इन अदर वर्ड टेंपल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। देखिए जो टेंपल होते थे वो सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं होते थे, इसके अलावा वो सेंटर्स होते थे इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चरल। बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी वो टेंपल के इर्द गिर्द होती थी। इसके अलावा सोशल और कल्चरल जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा डिपेंडेंस थी टेंपल के इर्द गिर्द, ठीक है। नाउ अमंगेस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेंपल, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। देखिए ब्रॉन्ज की जो इमेजेस बनाई जाती थी, ब्रॉन्ज से जो मूर्तियां बनाई जाती थी, वो बहुत खूबसूरत जो मूर्तियां हैं वो चोला अंपायर के दौरान बनाई जाती थी, ठीक है। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर कंसीडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए चोला चोला के अंदर जो बनने वाली ब्रॉन्ज इमेजेस थी, ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां थी, वो फाइनेस्ट थी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। व्हाइल मोस्ट इमेजेस वर द राइट। देखिए मोस्ट जो इमेजेस होती थी वो किसकी बनी होती थी, देवी और देवताओं की बनी होती थी, ठीक है। बहुत सारी जो मूर्तियां होती थी आमतौर पर वो किसकी बनी होती थी, देवी और देवताओं की बनी होती थी। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो डिवोटी होते थे, उनके जो भक्त होते थे, उनकी भी जो है मूर्तियां बनी होती थी, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे। देखिए चोला अंपायर था, ये काफी ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था उस दौर में। चोला अंपायर के पास बहुत अच्छा रेवेन्यू था। अगर रेवेन्यू नहीं होता तो ये इतने बड़े खूबसूरत जो टेम्पल्स हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, इतने खूबसूरत जो पैलेसेस हैं, वो नहीं बना पाते। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा था, इसका एक रीजन क्या था, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का प्रमोशन, जिस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया चोला अंपायर के रूलर्स के द्वारा, वही एक रीजन है जिसकी वजह से चोला अंपायर के अंदर आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। तो देखते हैं कि इरिगेशन और एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या डेवलपमेंट होते हैं चोला अंपायर के अंदर। नाउ many of the achievements of the cholas were made possible थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। देखिए चोलास के अंदर जो भी प्रॉस्पेरिटी आती है रीजन के अंदर, उसका एक रीजन यही है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नोटिस दैट रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू द सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए जो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, सपोज कीजिए ये कुछ तमिलनाडु का रीजन है, ठीक है, तो ये आपकी कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मतलब यहाँ गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले बहुत छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसकी बहुत सारी क्या बन जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, ठीक है। नाउ दीस चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। ठीक है, ये रिवर्स क्या करती हैं, कई बार ओवरफ्लो हो जाती हैं, और जब ओवरफ्लो हो जाती हैं तो इनके अंदर बहुत सारी मिट्टी आती है, ठीक है, और ये जो मिट्टी है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। वाटर फ्रॉम द कैनाल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर टू द एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ द राइस। देखिए इसके इर्द गिर्द चावल की खेती की जाती थी, और चावल की खेती के लिए जो रीजन था बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ तक पानी भी पहुंचाया जाता था थ्रू द कैनाल्स, ठीक है, कैनाल्स के थ्रू यहाँ पर, चैनल्स के थ्रू यहाँ पर, इन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर पानी पहुंचाया जाता था, ठीक है। नाउ यहाँ पर सबसे अच्छी जो क्रॉप होती है वो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता था, कल्टीवेशन ऑफ राइस किया जाता था, ठीक है। ऑल थ्रू एग्रीकल्चर हेल्प डेवलपमेंट अर्लियर इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। देखिए जो तमिलनाडु का जो रीजन है
बेसिकली ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर पहले से जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, ठीक है। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और द 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर द लार्ज स्केल कल्टीवेशन। देखिए 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान इस एरिया के अंदर लोगों ने एग्रीकल्चर को करना शुरू किया। किस तरीके से करना शुरू किया, देखिए फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन। देखिए कुछ इलाके जहां पर नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज थी, वहां पर फॉरेस्ट का रीजन था, तो फॉरेस्ट को वहां पर कट किया गया, ठीक है। लैंड हैड टू लेवल्ड इन द अदर एरिया, जो लैंड था उसको क्या किया गया, लेवल्ड किया गया, ठीक है। इन द डेल्टा रीजन embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the field। देखिए कहीं जगहों पर क्या बनाए गए, डैम्स बनाए गए ताकि जब बाढ़ का पानी है तो उसको रोका जा सके, और कहीं जगह पर पानी की जहां पर कमी थी वहां तक कैनाल्स को ले जाया गया ताकि वहां पर पानी जो है वो इजीली पहुंच सके क्रॉप्स तक, ठीक है। इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन द ईयर, ठीक है। कई जो एरियाज थे यहाँ पे जो डेल्टा वाले रीजन में, वहां पर एक साल में 2 फसलें भी अब उगाई जाने लगी थी, ठीक है। इन मैनी केसेस इट इज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली। देखिए बहुत सारी जगहों पर यह जरूरी होता है कि आप क्या करें, क्रॉप को आर्टिफिशियल तरीके से पानी प्रोवाइड करें। देखिए जरूरी नहीं कि आप रेन वाटर से ही फसल ग्रो हो गया, आपको कई बार कैनाल्स का डेवलपमेंट करना भी जरूरी है, ठीक है। वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर द इरिगेशन। देखिए वैरायटी ऑफ मेथड का जो इस्तेमाल किया जाता था इरिगेशन के पर्पस के लिए इन चोला अंपायर, ठीक है। इन सम एरियाज वेल वर डग, कई जगहों पर क्या किया, कुएं खोदे गए, ठीक है। कई जगहों पर क्या बनाए गए, ह्यूज टैंक्स बनाए गए, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। और उन जो टैंक्स बनाए गए उनके अंदर रेन वाटर को स्टोर किया जाता था, ठीक है। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग। देखिए इरिगेशन का अगर वर्क आपको करना है, इरिगेशन के पर्पस के लिए आप कोई भी डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, आपको प्लानिंग चाहिए होती है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज लेबर आपको चाहिए होता है, रिसोर्स आपको चाहिए होता है, ठीक है। मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइड ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द विलेज टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। देखिए जितने रूलर्स आए उन्होंने क्या किया, इरिगेशन के फील्ड में काफी सारे डेवलपमेंट किए। अगर इरिगेशन के फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप क्या कर पाए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर पाए। देखें बहुत सारे जो रूलर्स थे, इसके अलावा जो लोकल लोग थे, लोकल जो अथॉरिटीज थी, वो भी काफी ज्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो उनके भी अपने फील्ड्स होते थे, उनके अगर अपने फील्ड्स हैं तो उनको भी जरूरत है कहीं ना कहीं पानी की। अगर उनको पानी की जरूरत है तो उनकी पानी की जो जरूरत है वो इरिगेशन के डेवलपमेंट से ही हो पाएगी। इसलिए जो इरिगेशन का डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जब इरिगेशन का डेवलपमेंट इनके द्वारा किया गया, चोला रूलर्स के द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट्स आते हैं और जो रीजन है वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने लगता है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंपायर, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था चोला अंपायर के दौरान, ठीक है। नाउ हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट नोन एज, देखिए जो किसानों का सेटलमेंट था, ठीक है, जहां पर बेसिकली किसान रहते थे उस जगह को क्या बोला जाता, पूर्व बोला जाता, ठीक है। बिकम प्रॉस्पर विद द स्प्रेड ऑफ द इरिगेशन एग्रीकल्चर। देखिए जैसे 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 इरिगेशन का डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, वैसे वैसे जो उर जो थे, ये इनकी जो संख्या है ये बढ़ती जाती है और इनका जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा होता जाता है। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। देखिए जब उर जो है इनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो बहुत सारे उर्स को यहाँ पर क्या बताया गया है, नाडू बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सर्वल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिव टैक्स। देखिए जो विलेज काउंसिल थी और जो नाडू थी ये बहुत सारे काम किया करते थे, ठीक है। एक तरीके से अथॉरिटी हुआ करती थी गांवों के अंदर। ये क्या क्या काम किया करते थे, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, ठीक है। कई बार ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अलावा ये क्या करते थे, जस्टिस भी लोगों को प्रोवाइड किया करते थे और रेवेन्यू कलेक्शन की जो अथॉरिटी थी ये भी इनके पास हुआ करती थी, ठीक है। With peasants exercise considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government। देखिए जो अमीर पीजेंट हुआ करते थे ये जो होते थे नाडू के अंदर एक मेंबर की तरह होते थे, लेकिन जो नाडू की जो नाडू ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो पोस्ट होती थी उस पोस्ट में कई बार क्या होता था, रिच जो पीजेंट्स होते थे ये इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। और ये जो पीजेंट होता था इनको सुपरवाइज किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंदर ये बेसिकली रूल किया करते थे। और जो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट है ये इनके ऊपर कंट्रोल रखा करते थे और ये क्या करते थे, बेसिकली जो रिच पीजेंट थी ये अपनी रिपोर्ट है वो चोला गवर्नमेंट को दिया भी करते थे, ठीक है। तो चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड। देखिए जो चोला किंग्स थे इन्होंने कुछ जो रिच लैंड ओनर्स थे ना इनको बहुत बड़े बड़े टाइटल्स थे, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स थे। जैसे यहाँ पर टाइटल का नाम बताया हुआ है मुमेन देलम बताया गया है, ठीक है। अब वेलान और अब पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, ठीक है। इसके अलावा अररियार बताया गया है, अररियार का मतलब चीफ, ठीक है, एज मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट। ये टाइटल्स क्यों दिए जाते थे आमतौर पर इन राजाओं के द्वारा, देखिए आमतौर पर ये होता था कि ये राजा जो है
अपने जो रिच पीजेंट्स होते थे, अपने फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनको ये टाइटल इसलिए दिया करते ताकि ये लोग इनको क्या कर सके, हमेशा क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, एज अ मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट, ताकि एज अ मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है नाउ, एंड इंटरेस्ट देम विद द इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और कई बार क्या करते हैं, इनको टाइटल्स के साथ साथ कई बार क्या करते हैं, सेंट्रल चोला चोला एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर भी कई बार इनको कोई पोस्ट दे दिया करते थे। और ये कई बार क्या करते थे, मतलब जब इनको पोस्ट दे दी जाती थी तो चोला जो गवर्नमेंट थी, चोला एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके अंदर काम भी किया करते थे। ठीक है नाउ, टाइप्स ऑफ लैंड। अब देखिए एग्रीकल्चर के अंदर टाइप ऑफ लैंड यहाँ पर बताई गई है कि टाइप ऑफ लैंड कैसी थी चोला अंपायर के अंदर। ठीक है, चोला इंस्क्रिप्शन मेंटेन सर्वल कैटेगरीज ऑफ लैंड। देखिए एक इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें ये पता लगता है कि सर्वल टाइप्स ऑफ लैंड थी, लैंड को कैटेगराइज किया गया था सर्वल टाइप में। ठीक है नाउ, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया। ठीक है, विलंगाई बताया गया। विलंगाई का मतलब है लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट, पीजेंट प्रॉपर्टर्स। ठीक है, देखिए बेसिकली वो लैंड था जो नॉन ब्राह्मण्स को मिलता था, ये नॉन वो लैंड था जो नॉन ब्राह्मण्स के पास होता था। देखिए इसके अलावा बताया गया है ब्राह्मदेय। ब्राह्मदेय क्या है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को दिया गया जो लैंड ग्रांट, बेसिकली गिफ्ट में जो लैंड ब्राह्मण्स को दिया गया था उसे ब्राह्मदेय यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, शाला भोगा, शाला भोगा किसे बताया गया, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। ठीक है, वो लैंड जिससे बेसिकली स्कूल का मेंटेनेंस होता था उसको क्या बताया गया, शाला भोगा बताया गया। ठीक है, उसके बाद बताया गया देवदाना। देवदाना किसे बताया गया, लैंड गिफ्टेड टू द टेंपल्स। ठीक है ना, इसके अलावा जो लास्ट टाइप यहाँ पर लैंड बताया गया है पलिचाकंदम। पलिचाकंदम यहाँ पर किसको बताया गया, लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशन। देखिए अब लैंड क्या किया जा रहा है, जैना इंस्टीट्यूशन को भी दिए जा रहे हैं और लैंड्स किसको भी दिए जा रहे हैं, इसके अलावा मंदिर को भी, टेम्पल्स को भी क्या दिए जा रहे हैं, लैंड्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जैन जो रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग थे, जैन सेक्ट्स को मानने वाले जो लोग थे, उनसे रिलेटेड जो लोग थे, उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जा रहा था चोला गवर्नमेंट के थ्रू। उनकी जो रिलीजियस फीलिंग्स थी उनका भी सोया समर्थन किया जा रहा था राजा के द्वारा और रूलर्स की डायनेस्टीज के द्वारा। ठीक है, अंपायर के द्वारा उनका भी सपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफ्टन रिसीव लैंड ग्रांट और भामदे। ठीक है, जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट मिलता था, रिसीव लैंड होता था, उनको लैंड ग्रांट होता था, उसको ब्राह्मदे यहाँ पर बताया गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट large number of Brahmade settlement emerged in the Kaveri Valley as in the other parts of the South India। देखिए जो large number of ब्राह्मदे जब ब्राह्मण्स को मिलता था तो क्या हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, कावेरी डेल्टा का जो रीजन था वहाँ बहुत बड़े जो ब्राह्मण सेटलमेंट थे बेसिकली वो बनते चले गए। तो आज आज भी अगर हम मॉडर्न तमिलनाडु के रीजन को देखें तो कावेरी डेल्टा के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ब्राह्मण्स की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, आपको देखने को मिलेगी। कावेरी डेल्टा के अंदर जब ब्राह्मदेव राजाओं के द्वारा दिया गया तो एक बहुत बड़ी सेटलमेंट जो है बेसिकली ब्राह्मण्स की वहां पर स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, ईच ब्राह्मदेव वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और अ सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। देखिए जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स होते थे, ठीक है, इनको एक असेंबली के द्वारा क्या किया जाता था, बेसिकली इनको देखा जाता, इनको मैनेज किया जाता है, इनके रूल्स और रेगुलेशन बताए गए। असेंबली को क्या बताया, असेंबली और सभा बताई गई है, और फॉर प्रोमिनेंट लैंड होल्डर्स। ठीक है, दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली। देखिए जो असेंबली थी, जो असेंबली इन बेसिकली ब्राह्मणों को मैनेज किया करती है, बहुत एफिशिएंटली क्या किया करती थी, काम किया करती है। ठीक है, देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन द डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ऑफ्टन ऑन द ऑफ द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेंपल। बेसिकली इनके बारे में हमें किससे पता लगता है, इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है। और ये इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिले हैं, जो टेंपल्स की वॉल्स होती थी, टेंपल्स की वॉल्स में इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम। देखिए जो ट्रेडर्स के एसोसिएशन थे उसके यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है नगरम। ठीक है, ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन दैट टाइम्स। ठीक है, टाउन्स के अंदर ये लोग क्या किया करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम Uttameruru in Chingalupur district, Tamil Nadu, provide details of the way in which the sabha was organized। देखिए एक इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है कि सभा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक है, सभा के जो काम होते थे वो किस तरीके से किए जाते थे, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर द इरिगेशन। पता है कि सभा के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कमिटीज हुआ करती थी, ये कमिटी अलग अलग कामों को परफॉर्म किया करती थी। अब इसमें एक कमेटी यहाँ पर क्या बताई गई है, इरिगेशन कमेटी बताई गई है। ठीक है, ये जो कमेटी होती थी इरिगेशन के रिलेटेड काम को परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा गार्डन से रिलेटेड कमेटी थी, टेम्पल के से रिलेटेड एक कमेटी थी। ठीक है, नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ दिस कमिटीज वर रिटन ऑन द स्मॉल टिकट ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए आमतौर पर क्या होता था,
सपोज किसी व्यक्ति को एक कमेटी का मेंबर बनना होता है, तो सपोज कीजिए एक घड़ा है, ठीक है, इस घड़े के अंदर क्या, बेसिकली ये एक तरीके का लॉटरी सिस्टम है। सपोज कीजिए एक घड़ा, इस घड़े के अंदर क्या किया जाता कि पाम लीफ के अंदर बेसिकली कुछ नाम लिखे जाते थे, और इस नामों को बेसिकली, इन नामों की जो चिटे बनी हुई, इन चिटों को यहाँ पर डाला जाता था, और एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था, और छोटे बच्चे से ये कहा जाता था कि रैंडमली आप एक चिट को उठाएं। तो जो बच्चा है, अगर वो किसी भी चिट को उठाता था और जिस चिट में उस जिस व्यक्ति का नाम आता था, वो जो व्यक्ति होता था उस कमिटी का मेंबर बन जाता था। ठीक है ना। अब यहाँ पर है इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। हु कुड बी द मेंबर ऑफ द सभा, देखिए सभा का जो मेंबर था वो कौन बन सकता था। अब ये देखिए, जो उतार मेरूर इंस्क्रिप्शन है, इस समय क्या पता लगता है कि मेंबर कौन बन सकता है। ठीक है, ऑल दोज हु विश टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी द ओनर्स ऑफ द लैंड फ्रॉम विच द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ठीक है, हर वो व्यक्ति जिसके पास अपनी एक लैंड है और उस लैंड से रेवेन्यू जा रहा है गवर्नमेंट को, वो व्यक्ति एलिजिबल है सभा का मेंबर बनने की। ठीक है ना। इसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, उसको जो है नॉलेज होनी चाहिए वेदास। ठीक है, या इसका मतलब यहाँ पर क्या पता लगता है कि वेदास की इंपॉर्टेंस यहाँ पर काफी ज्यादा उभर कर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि वेदास की उस व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा उसके उसको उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इफ एनीवन हैज बीन द मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 सालों के अंदर किसी भी कमेटी का मेंबर था, पिछले 3 सालों के अंदर वो किसी भी कमेटी का मेंबर था, तो अब वो मेंबर बनने के लिए, वो किसी भी कमेटी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये भी यहाँ पर एक रूल था कमेटी का मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने अपने और अपने रिश्तेदारों के जो अकाउंट है उनको अगर सबमिट नहीं किया, तो वो व्यक्ति भी क्या नहीं बन सकता, कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। ये पॉइंट थोड़ा सा समझाने जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये किसी व्यक्ति का जो अकाउंट है, अकाउंट का मतलब है वैसे उसके पास बेसिकली कितना पैसा है, रुपया पैसा है, उसकी एक डिटेल उसको बेसिकली इस कमेटी को देनी होती थी। और इसके अलावा उसको सिर्फ अपनी नहीं, अपने सगे संबंधियों की भी एक जो रिपोर्ट होती थी वो देनी होती थी। और अगर उस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट नहीं दी है, तो वो व्यक्ति भी जो है मेंबर बनने के लायक नहीं है। ठीक है, सो ये था उन लोगों के बारे में बेसिकली जो अमीर थे, जो रूलिंग क्लास थे या जो रूल करते थे। ठीक है, आम लोगों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया, तो आप इसको पढ़िएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको चैप्टर पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।